अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे पाकिस्तान के पोटेंशियल जो रॉकेट फोर्स के कमांडर हैं उनके बयान को लेकर, जो हम पॉइंट्स उन्होंने शांग्रीला डायलॉग में उठाए हैं सिंगापुर में। और दूसरा हम बात करेंगे कि ईरान की तरफ से अल सलीम एयरबेस पर एक न्यू अटैक लॉन्च किया गया है जो कि कुवैत में मौजूद है। तो ये एक हफ्ते में दूसरा अटैक है जो ईरान की तरफ से हुआ है और यूएस ने भी 2 अटैक्स ही ईरान में लॉन्च किए हैं। तो इसका क्या आगे फ्यूचर हो सकता है। अगर हम पहले टॉपिक पर आ जाएं तो पाकिस्तान की मंगला कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया, उन्होंने सिंगापुर में होने वाली एक डिफेंस डायलॉग में स्पीच देते हुए काफ़ी अहम पॉइंट्स रेज किए, खास तौर पर इंडिया की तरफ से जो एक थ्रेट है और इंडिया और पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है पूरे साउथ एशिया के रीजन में, ये इवन अमेरिका और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों है। तो इसके साथ साथ उन्होंने रॉकेट फोर्स को भी इसके साथ कनेक्ट किया। बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया ये कहते हैं कि रशिया और अगर अमेरिका के पूरे इस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर कोई एस्केलेशन होती भी है तो रिएक्शन टाइम दोनों को ज़्यादा मिल जाता है। बट अगर साउथ एशिया के रीजन को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया नेबरिंग कंट्रीज हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और ऐसी सिचुएशन में कोई भी एस्केलेशन होती है या कोई भी वॉर होती है तो वो आपको रिएक्शन टाइम कुछ मिनटों का नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का ही देती है। और उस कुछ सेकंड्स के टाइम में ही आपने डिसाइड करना होता है कि वेदर यू गो टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर ऑप्शन और या आप फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर में रहते हैं। इसी कन्वेंशनल वॉरफेयर में उन्होंने मिसाल दी ऑपरेशन पराक्रम की। ऑपरेशन पराक्रम बेसिकली सन 2001 से लेकर 2002 के दरमियान का एक इंडिया की तरफ से लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन थी। और उस दौरान हुआ क्या था कि 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ जिसमें मल्टीपल इंडियन सोल्जर्स और जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल थे वो मारे गए थे। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और एक बहुत बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन स्टार्ट की थी जिसमें 5 से 8 लाख के दरमियान ट्रूप्स थी, 3 स्ट्राइक कोर थी, आर्मर्ड डिव्स थी, आर्टिलरी यूनिट्स थे, एयर डिफेंस यूनिट्स थे, फाइटर जेट्स थे और ये तमाम ट्रूप्स पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ मोबिलाइज की गई थी जो कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया की है। पाकिस्तान ने भी उसके मुकाबले में 3 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज किया, एयरफोर्स के कॉम्बैट एसेट्स को मोबिलाइज किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह चला था बट इसमें कोई एस्केलेशन नहीं हुई थी बिकॉज दोनों साइड्स न्यूक्लियर पावर थी, फिर बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी। सो इस वजह से अल्टीमेटली अक्टूबर 2002 तक ये मामला ठंडा पड़ गया था। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर यह चैटर भी चूंकि चल रहा है कि वो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड के कमांडर हैं या उसको कमांड करेंगे। तो इस पूरे स्पीच में उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि जो रॉकेट फोर्स है बेसिकली वो इस न्यू फॉर्म ऑफ डेटरेंस के लिए ही पाकिस्तान ने तैयार की है, जहां आपके पास कुछ सेकंड्स का ही टाइम है जवाब देने के लिए। सो उसमें आप कन्वेंशनल वॉरफेयर या जिसे हम पुराना तर्जे जंग है वो आप ना अपना सकते हैं, ना आप उसका इस्तेमाल करते हुए कोई जंग लड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर दुश्मन आपके खिलाफ लॉन्ग रेंज वेक्टर्स यूज़ कर रहा है तो आप भी उसके मुकाबले में सेम वैसे ही लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और वेक्टर्स यूज़ करें, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले ये रोल निभाती आ रही है, चाहे हम 2019 की बात करें या 2025 की बात करें। और अब आर्मी भी इस पूरे खेल में कूद पड़ी है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है। अभी पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स एक इनिशियल फेज में है जहां हमारे पास ज्यादातर फतह सीरीज के रॉकेट्स मौजूद हैं या मिसाइल्स आप उन्हें कह सकते हैं, और मैक्सिमम रेंज जो अचीव ये कर रहे हैं वो 750 किलोमीटर की है जो कि बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव स्ट्राइकिंग रेंज है। अगर फ्यूचर को देखा जाए तो पाकिस्तान चूंकि रॉकेट फोर्स को मजीद इन्हेंस कर रहा है तो पाकिस्तान इस रॉकेट फोर्स में मजीद बेहतर मिसाइल्स और ज्यादा लॉन्ग रेंज पर स्ट्राइक करने वाले वेपन्स को इंडक्ट करेगा। इसी चीज को लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया ने हाईलाइट भी किया और ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि स्ट्रेटेजिक कमांड से बिल्कुल डिफरेंट होगी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करती है, और रॉकेट फोर्स का अपना हेडक्वार्टर होगा, अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा और यहाँ मोर देन 90% चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बट स्टिल ऑपरेशनलाइजेशन और प्रॉपर जिसे हम कहते हैं कि फील्ड डिप्लॉयमेंट जो होती है उसमें अभी मजीद कुछ टाइम लगेगा बिकॉज इवन आप कोई नया एयरक्राफ्ट भी ले आए तो उसे भी ऑपरेशनलाइज करने में कुछ महीने लग जाते हैं। सो यहाँ आप एक पूरी रॉकेट फोर्स एक चौथी मिलिट्री सर्विस के तौर पर उसे बना रहे हैं तो उसमें भी जाहिर बात उसको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लगेगा और सेम यही ट्रांजिशन इंडिया भी कर रहा है। Let me set a context for the audience sitting here. Pakistan and India, we find ourselves in a neighborhood which is very unique, and we all understand that. We are two nuclear armed rival nations. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till Kingdom Come.
very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war under the nuclear overhang, because they thought that in all-out war it will be difficult to achieve their political objectives, politico-military objectives also, and military objectives also. So the quest of finding that space for war brought Indian strategic thinking, where non-contact warfare was thought to be the panacea for the problem, the solution for the space for war. And I'll share a very interesting thing with you. The mission that my army has given by the government of Pakistan, I'll share the first two words of that mission. And they say, deter war. The primary mission of the Pakistan military is to deter war. And should it happen, then we'll do what we have done always. And we did it last May 25, last year, for everybody to watch. Rocket Force 火箭军的目的呢？ अब उसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो ईरान की तरफ से कुवैत में मौजूद अमेरिका की अल सलीम एयरबेस पर 1 जून को एक मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च की गई है। ये पिछले 6 से 7 दिनों में दूसरा अटैक है जो सेम अल सलीम एयरबेस पर कंडक्ट किया गया। इससे पहले क्या हुआ है कि यूएस ने ईरान के अंदर कुछ रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। अभी भी 31 मई को यूएस की तरफ से एक एयर स्ट्राइक ईरान में की गई लिमिटेड हद में, जिसके बाद ईरान की तरफ से ये रिटेलिएशन लॉन्च किया गया। अब एक तरफ ईरान और यूएस एक दूसरे पर लिमिटेड अटैक्स कर रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज ये है कि दोनों मुल्क आबनाए हुर्मुज में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं, उस वहाँ ठंडे पड़े हुए हैं। वहाँ किसी भी किस्म का ना तो एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, ना ही वहाँ कोई एग्रेसिव मनूवर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं दोनों साइड से। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में ये बात की थी कि अभी सिचुएशन कुछ इसी तरह ही चलेगी कि एक दूसरे पर जो ज़मीनी टारगेट्स हैं, जैसे यूएस की बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, उन पर ईरान लिमिटेड अटैक्स करेगा और वो लिमिटेड अटैक्स करेंगे ईरान के टारगेट्स पर, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर एस्केलेशन बढ़ेगी तो जाहिर बात है उससे पूरी दुनिया की ट्रेड खतरे में आएगी। और इवन इसी चीज़ का प्रेशर अमेरिका पर भी था और अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ से था, बिकॉज उनकी ट्रेड भी और उनके मामला भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। जहाँ ये लिमिटेड हॉस्टिलिटीज़ चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स भी चल रही हैं, जिनको पाकिस्तान ओबियसली मीडिएट कर रहा है और इसमें इवन चाइना का भी एक हद तक किरदार है। तो ये टॉक्स चलती रहेंगी जब तक इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन उसी दौरान ये लिमिटेड स्कर्मिशेस भी चलेंगी जिनका मकसद पावर प्रोजेक्शन करना या एक हद तक बैटल फील्ड में अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। बहरहाल एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की इस अल सलीम एयरबेस पर फायर किया गया है, जिसके बारे में कुवैती GHQ का ये क्लेम है कि उन्होंने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, बट इसका डेब्री वगैरह उस एयरबेस पर गिरा है। सो अभी तक के लिए ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है। इस पर जैसी मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।